Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about sequencing. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है गेट के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हो ईएससी के लिए यानी आईएएस के लिए यूपीएससी जो है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो ईएससी के लिए तो डेफिनेटली पढ़ना ही है इसको। और पीएसयूज़ में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं इन कंपैरिजन टू गेट में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और आईएएस में तो कोई फिक्स्ड है नहीं, तो ऑल्टर होते रहता है, कभी किसी टॉपिक से ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी टॉपिक से 1-2 साल बाद वो चेंज करते रहते हैं सो दैट उनका कट ऑफ जो है कम जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेमेस्टर्स में तो आपको पढ़ना ही है सीक्वेंसिंग, इससे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। In sequencing, our aim is to find the order in which different jobs are to be processed. मतलब सीक्वेंसिंग में मेन हमारा एम होता है कि एक ऑर्डर हम फाइंड आउट करें जिसमें हमारे जॉब्स को जो प्रोसेसिंग हो सके और फाइनली हमें आउटपुट मिल सके। जो इनपुट हम लगा रहे हैं रॉ मटेरियल, उस पर प्रोसेसिंग एक ऑर्डर में हो सके और फाइनली आउटपुट मिल सके एट ए प्रेस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, processed on different machines so that the ideal time is minimized and utilization is optimum। मतलब इस वे में डिफरेंटली प्रोसेस्ड हो कि उसकी आइडियल टाइम जो है, आइडियल टाइम बोलते हैं जिस टाइम पे मशीन पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो अलग अलग मशीन पे प्रोसेसिंग हो रहा है। तो मान लो एक जॉब इस मशीन पे प्रोसेसिंग होने में 8 मिनट लगता है, यहाँ पे 6 मिनट लगता है। तो यहाँ पे 8 मिनट में होके जाएगा, फिर 6 मिनट में होगा, तब तक फिर 2 मिनट का जो गैप आ रहा है उसमें ये सेकंड वाला जो मशीन है आइडियल रहेगा। तो इसकी इस तरीके से सीक्वेंसिंग हो जॉब्स की कि जो आइडियल टाइम है वो मिनिमम हो और यूटिलाइजेशन जो मशीन्स की है वो ऑप्टिमम हो, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हो, जितना पॉसिबल है उसका यूटिलाइजेशन उतना यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ। अब कुछ रूल्स हैं और एजम्पशंस हैं सीक्वेंसिंग के, जो कि देख लेते हैं पॉइंट वाइज दे हमने लिख रखा है। 5 पॉइंट है टोटल। तो फर्स्ट पॉइंट जो है नथिंग इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड द प्रोसेसिंग ऑर्डर ऑफ मशीन रिमेंस फिक्स्ड। मतलब कुछ अगर नहीं लिखा हुआ है कि किस पे करना है, एसपीटी पे, ईडीडी पे, वो आएगा आगे आपको कि एसपीटी क्या होता है, ईडीडी क्या होता है। तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप जो प्रोसेसिंग ऑर्डर है उसको फिक्स ही रखोगे मशीन्स का। क्वेश्चंस में अगर नहीं दिया या फिर रियल लाइफ में भी अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप प्रोसेसिंग ऑर्डर मशीन्स का उसको अल्टर नहीं कर सकते। उसको फिक्स करके फिर आप आइडियल टाइम को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। सेकंड जो है वन जॉब ऑन वन मशीन एट ए टाइम। मतलब आप कभी भी असाइन करोगे तो एक मशीन को सिर्फ एक जॉब एट ए टाइम असाइन करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक मशीन को 2 जॉब एट ए टाइम असाइन कर दिया। आप सीक्वेंसिंग जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे या फिर रियल टाइम में इसको सीक्वेंसिंग करोगे। तो जो थर्ड पॉइंट है, वंस ए जॉब इज स्टार्टेड इट मस्ट बी फुल्ली कंप्लीटेड। तो जो जब स्टार्ट हुई है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी, फिर उस मशीन पे दूसरी जॉब असाइन करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि पार्शियली इसको आधा बना दिया फिर किसी और जॉब को लाके फिर हाफ बनाया, ऐसा नहीं होगा। सेमी फिनिश्ड वर्क नहीं होगा, कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाएगा, फिर दूसरा जॉब आएगा। जो फोर्थ पॉइंट है, टाइम टेकन बाय द जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज़ नेग्लिजिबल। मतलब जो ट्रेवल टाइम है एक मशीन से दूसरे मशीन में ले जाने में जो टाइम लग रहा है उसको नेग्लिजिबल हम मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे इतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ पे जाके ऑलरेडी स्टोर्ड हो, जैसे मशीन खाली हो यहाँ पे लग जाए। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर द प्रोसेसिंग टाइम फॉर द जॉब रिमेंस कांस्टेंट। जो प्रोसेसिंग टाइम है जॉब्स के लिए वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि किसी पे 8 मिनट लग रहा है और सेम उसी तरीके का जॉब बनाने में 4 मिनट लग जाए। और ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जैसे इस मंथ में 100 है तो मुझे हर जॉब को बनाने में 4 मिनट लग रहा है, और अगले मंथ में 800 हो गया जॉब, मतलब ऑर्डर 800 हो गया, तो मैं प्रोसेसिंग टाइम 2 मिनट रख दिया। प्रोसेसिंग टाइम आप अपने से नहीं रख सकते, वो फिक्स रहेगा। ठीक है,
अब जो सबसे पहला हमारे पास स्टडी है वो पढ़ेंगे सबसे पहले n जॉब्स फॉर ऑन वन मशीन, मतलब एक मशीन पे नंबर ऑफ़ जॉब्स कितने हैं, n है। उसके लिए देखेंगे कि शेड्यूलिंग कैसे करें। n जॉब्स मतलब मोर देन वन जॉब है, 2 3 5 6 जो भी n की वैल्यू रख सकते हो आप। तो कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जिसको पहले पढ़ लेते हैं जो कि यूज होगा, तो आप पढ़ लो इसको कि आपको समझ में आए। तो सबसे पहला जो टर्म है जॉब फ्लो टाइम, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जॉब फ्लो टाइम इज़ ए टाइम फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से, अनटिल दैट पर्टिकुलर जॉब इज़ कंप्लीटेड। सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बोल रहा है कि ये टाइम है जब स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे है, मतलब प्रोसेसिंग, अब उस जॉब को बनाना है, स्टार्ट करते हैं, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, अनटिल दैट पर्टिकुलर जॉब इज़ कंप्लीटेड, सिर्फ वो जॉब कंप्लीट हो रहा है तब तक का, मतलब उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट से फिनिश तक का, सिर्फ एक जॉब के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं जो सेकंड पॉइंट है मेक स्पेंड टाइम, MST जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं होगा, एक सेट के लिए होगा जिसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स 1 2 3 5 1 नहीं, मोर देन 1 होंगे, 2 3 4 5 6 जितना सेट जितने का होगा, जितने जॉब्स का उतने होंगे। तो मेक स्पेंड टाइम क्या होता है, इज़ ए टाइम फ्रॉम व्हेन प्रोसेसिंग बिगैन ऑन द फर्स्ट जॉब इन द सेट अनटिल द लास्ट जॉब कंप्लीटेड इन द सेट। मतलब प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन फर्स्ट जॉब और अप टू फिनिश ऑफ प्रोसेसिंग टू लास्ट जॉब, ठीक है। पूरी सेट जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक के टाइम को स्टार्टिंग से लेके मेक स्पेंड टाइम बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं टाइम टू मेक वन सेट ऑफ जॉब। ये होता है टाइम टू मेक वन जॉब, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास टर्म है वो टार्डीनेस और लेटनेस। तो जितना लेट होगा ड्यू डेट से, तो देखते हैं इट इज़ ए अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच जॉब दैट इज़ टू असेंबल्ड इज़ डिलेड बियॉन्ड इट्स ड्यू डेट। मतलब उसको ड्यू डेट है जैसे कि 20 डेज में दे देना है उसको, अब इससे ज़्यादा जितना लेट होगा उसको फाइनली बना के असेंबल्ड, मतलब फुल्ली अब ट्रांसपोर्ट के लिए वो रेडी हो जाए, तो उससे जितना लेट होगा, जैसे 22 डेज लगा उसको फुल्ली बन के असेंबल्ड करने में, तो कितने डेज का टार्डीनेस हुआ, 2 डेज का, ठीक है। 22 माइनस 20 करेंगे तो कितने डेज का टार्डीनेस हुआ, 2 डेज का टार्डीनेस हमारे पास आया, मतलब लेट हुआ 2 डेज ड्यू डेट से, ठीक है। तो इस टर्म को वहीं, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ़ जॉब इन ए सिस्टम। कितना एवरेज नंबर ऑफ़ जॉब रहते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो इसको स्टडी करेंगे। तो इट इज़ ए टर्म यूज टू रिप्रेजेंट एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स प्रेजेंट ऑल द टाइम विद इन द सिस्टम अनटिल द सेट ऑफ जॉब इज़ कम्प्लीटेड। वन सेट ऑफ जॉब जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स जितना रहता है इन द सिस्टम, तो उसको बोलेंगे एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन सिस्टम। इट इज़ ए रेशियो ऑफ जॉब फ्लो टाइम एंड मेक स्पेंड टाइम, मतलब कि ये रेशियो होता है जॉब फ्लो टाइम का और MST का, ठीक है। अब जो पहला सीक्वेंसिंग है उसका रूल देखते हैं कि मतलब कौन कौन से तरीके से उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला सीक्वेंसिंग है फॉर n जॉब्स ऑन वन मशीन, जो कि पढ़ा था, तो ऊपर कुछ टर्म्स देखे थे जो कि यूज होगा, तो टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रूल्स, मतलब किस किस तरीके से सीक्वेंसिंग कर सकते हैं n जॉब्स की ऑन ए सिंगल मशीन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो रूल है या फिर तरीका है तो है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि नंबर ऑफ़ जॉब हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 जॉब्स लिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि जॉब्स, नंबर ऑफ़ जॉब्स है, इसका प्रोसेसिंग टाइम इतना है और ड्यू डेट इसकी ये है 43 54 36 48 39। प्रोसेसिंग टाइम है 8 6 9 11 7। जॉब 1 के लिए 8 है, जॉब 5 के लिए 7 प्रोसेसिंग टाइम है, 7 मिनट्स में है ये। तो ये कहता क्या है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इन दिस रूल जॉब्स आर
सीक्वेंस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोसेसिंग टाइम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, दैट इज मिनिमम टाइम केप्ट फर्स्ट एंड मैक्सिमम टाइम केप्ट एट लास्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। तो ये हमारे पास जॉब, प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट, जैसा कि मैंने बताया। तो हमें किस पे फोकस करना है, प्रोसेसिंग टाइम पे। तो जो हमारा रूल है वो बता रहा है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में क्या होता है एमएसटी में, जिसमें सबसे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसको फर्स्ट पे रखा जाता है, जिसमें मैक्सिमम लगता है उसको सेकंड पे रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट है, 8, 6, 9, 11, 7 में से 6 सबसे लेस है, तो सबसे फर्स्ट नंबर इसको हमने दे दिया है। अब जो है सेकंड पे कौन सा सबसे इससे ज़्यादा है और इसको छोड़ के सबसे कम है, तो 7, तो इसको 2 दे दिया है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं तो इससे बड़ा कौन सा है, तो हमारे पास है 8, तो इसको 3 नंबर दे दिया फर्स्ट जॉब को। अब इससे ज़्यादा किसके पास है, 9 फॉर थर्ड जॉब। ठीक है, तो थर्ड जॉब के लिए क्या रैंकिंग कर देंगे, 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पे हमारे पास कौन बच गया, 11, जो कि लास्ट में आएगा। फोर्थ नंबर का जो जॉब था ये लास्ट में आएगा 5th नंबर पे। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट अगर नहीं आया होगा तो आप दोबारा से रिपीट कर लें। नेक्स्ट जो रूल है वह है EDD, यानी अर्लीस्ट ड्यू डेट। फिर से हम वही एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, जॉब्स, प्रोसेसिंग टाइम, ड्यू डेट। ठीक है, इसमें करते क्या है, जॉब्स आर सीक्वेंस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यू डेट्स। इसमें ड्यू डेट्स पे फोकस करते हैं। तो एग्जांपल से वही लिया है, 1, 2, 3, 4 हमारे पास जॉब है। 1 के लिए प्रोसेसिंग टाइम 8 मिनट्स है और ड्यू डेट इसकी 43 मिनट है। और सेकंड के लिए 6 मिनट, थर्ड के लिए 9, फोर्थ के लिए 11 और 5 के लिए 7 मिनट्स जो है प्रोसेसिंग टाइम है। ड्यू डेट है 54, 36, 48 और 39। तो इसमें अर्लीस्ट ड्यू डेट में हम ड्यू डेट पे सिर्फ फोकस करेंगे। ठीक है, तो ड्यू डेट में सबसे लोएस्ट, मतलब सबसे अर्ली किसको हमें असेंबल्ड कर देना है, सबसे डिलीवरी दे देनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है ड्यू डेट्स में, तो ये है 36 मिनट, तो इसको 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद कौन सा है, तो है 39 मिनट्स, तो इसको 2 काउंट कर देंगे। उसके बाद है 43, तो इसको 3 नंबर रैंकिंग दे देंगे। उसके बाद है 48, तो 48 को 4 नंबर और 54 बच गया, तो 54 को 5 नंबर, जैसा कि हमने इसमें रैंकिंग दे रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से। और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अर्लीस्ट ड्यू डेट में। अब 2 नोट पॉइंट देख लेंगे। अगर SPT, जहाँ मैंने हिंदी में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको सही समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अगर SPT में ऐसा हो कि 2 प्रोसेसिंग टाइम सेम हो जाए, जैसे इसका भी पहला का 8 है, दूसरा का भी 8 ही होता, तो दोनों में से पहले किसको असाइन करते, तब क्या करेंगे, इन दोनों की ड्यू डेट्स देखेंगे। अगर SPT से ही सॉल्व कर रहे हैं तो भी, तो SPT सेम आ रहा है तो ड्यू डेट्स देखेंगे। जिसकी ड्यू डेट अर्लीस्ट होगी उसको पहले असाइन करेंगे, जिसकी ड्यू डेट ज़्यादा होगी लेटेस्ट, तो उसको बाद में असाइन करेंगे। और सेकेंड केस, अगर EDD से सॉल्व कर ले, मतलब अर्लीस्ट ड्यू डेट से, अगर 2 जॉब्स की ड्यू डेट सेम आ गई, जैसे पहले की 43 है और दूसरे की भी 43 हो जाती, तो इसमें क्या करते, इसमें ये करते कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम देखते। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम जिसका सबसे कम होता दोनों में से, तो उसको पहले असाइन करते। जैसे पहले का 8 है, दूसरे का 6 है, तो 6 वाले को पहले असाइन कर देते और 8 वाले को बाद में असाइन करते, विद हैविंग सेम अर्लीस्ट ड्यू डेट। ओके, नाउ जो हमारे पास थर्ड रूल है वो है क्रिटिकल रेशियो। इसके थ्रू भी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं हम जॉब्स की ऑन सिंगल मशीन। तो क्रिटिकल रेशियो बोलते किसको हैं, ड्यू डेट बाई प्रोसेसिंग टाइम, इसमें निकालेंगे। तो जैसे सबसे फर्स्ट वाला का हमारे पास है, तो इसका ड्यू डेट है 43 और प्रोसेसिंग टाइम है 8, तो इसका कुछ इस तरीके से निकलेगा क्रिटिकल रेशियो, जिसको CR से डिनोट कर रहे हैं। तो 43/8 ड्यू डेट अपॉन में प्रोसेसिंग टाइम। तो ये क्रिटिकल रेशियो सारे जॉब्स के लिए निकालते
और जिसका सबसे कम क्रिटिकल रेशियो होता है उसको पहले असाइन करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा होता है उसको लेट से असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है जॉब्स आर सीक्वेंस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकल रेशियो, मतलब सबसे कम वाला पहले, फिर बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा वाला लास्ट में। अब जो है स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल, जिसको शॉर्ट में STR भी बोल रहे हैं, स्लैक टाइम रिमेनिंग। स्लैक टाइम रिमेनिंग मतलब ड्यू डेट से प्रोसेसिंग टाइम में कितना अंतर है। जैसे पहले जॉब के लिए प्रोसेसिंग टाइम था 8 मिनट और ड्यू डेट था 43 मिनट, तो STR इसका निकालना होगा स्लैक टाइम रिमेनिंग, तो 43 माइनस 8 करके निकालेंगे, ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम। और इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब जिसका कम होगा उसको सबसे पहले, मतलब 1 नंबर, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसको लास्ट काउंट करेंगे, उस तरह से साइन करेंगे। तो जॉब्स आर सीक्वेंस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्लैक रिमेनिंग टाइम STR। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।